सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की हम वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर CSIR ETC। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सो वी विल सी ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स XYZ हैव रिडॉक्स पोटेंशियल। E0 की वैल्यू गिवन है, 3 हमारे पास है X, Y और Z फॉर द रिएक्शन दिस। और यहाँ पे जो रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है डैट इज प्लस 0.05 वोल्ट। अब हमने ये बताना है कि X, Y और Z में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा। अब देखिए, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि रिडक्शन होगी वहाँ पे। तो हमें पता है कि जहाँ पे रिडक्शन होती है और जो हमारा कंपाउंड होता है या फिर जो एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हम बोलते हैं इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जिससे उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने, अब यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल दी हुई है 0.05, तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, इट मस्ट बी इक्वल और इट मस्ट बी ग्रेटर देन द रिडॉक्स पोटेंशियल गिवन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे X, Y और Z में से जो X है उसकी वैल्यू 0.15 है, तो ऑब्वियसली 0.05 से ज़्यादा है। Y की वैल्यू 0.06 है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल या फिर स्लाइटली ज़्यादा। वैसे ही जो C वाला है, Z वाला है, उसकी वैल्यू सबसे कम है। सो आंसर X एंड Y हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है या फिर रिडक्शन करनी है तो उसकी जो E0 की वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द E0 वैल्यू प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। Okay, so or you must be say in other terms कि reduction potential should either be equal or more because electron cannot move from plus to negative, right? तो प्लस से नेगेटिव नहीं जा सकता, तो इसलिए या तो वो इक्वल होनी चाहिए या फिर वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो B है वो क्या है, B एक तरह का डोनर है। ठीक है, सो अब X, Y और Z ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए X, Y और Z की पोटेंशियल B से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आयरन सल्फर क्लस्टर्स आर द की प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दैट कैरी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेप्ट की बात हुई है, तो अगर आपको पता हो कि जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है, वो अकेला ऐसा है जिसमें आपके पास एक तो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक आपके पास कॉपर का ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपके पास 2 हीम प्रेजेंट होते हैं और 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं। कॉपर के सेंटर कॉपर A और कॉपर B होता है और हीम का सेंटर आपके पास साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होता है। तो ऑप्शंस में देखिए यही पूछा हुआ है, सो अकॉर्डिंगली साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय। अब देखो, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे और क्यों जनरेट होती है। पहली बात, इसका आंसर होगा पंपिंग प्रोटॉन्स आउट इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मतलब इन्होंने क्यों पूछा है कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो क्यों जनरेट होती है। देखो, प्रोटॉन मोटिव फोर्स में हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारी सपोज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इंटर है और एक आपके पास आउटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आइंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी की वजह से हमारे पास क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो प्रोटॉन्स आर इन एक्सेस इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि ETC के टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होते हैं तो उस एनर्जी को द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो भी हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है उससे जो भी एनर्जी है वो हाइड्रोजन्स को ऊपर पंप करने में हेल्प होती है। और ये जो प्रोटॉन्स हैं व्हेन मूव इनसाइड, और जब ये ऐसे अंदर आएंगे तो हमें पता है वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगी थ्रू आर F0 F1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर्स NADH एंड FADH2 टू ऑक्सीजन अकर्स इन, ऑब्वियसली ETC का पूछा है तो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसड्यूसर।
तो ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है वो ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो प्रोटॉन्स की जो फोटोन की एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे बैक्टीरियोरोडोप्सिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपने बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हेयर पहली देखते हैं, biosynthesis of proteins and nucleic acid from precursors result in production of chemical energy। जब कोई चीज़ बन रही है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड सब यूटिलाइजेशन होती है ना कि प्रोडक्शन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट गो टू बी, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ the reaction in cell does not depend whether delta G for the reaction is positive or negative। it does depend। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन चलेगी, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर ये इक्वेशन होती कि जो इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का वो डेल्टा जी पे नहीं डिपेंड करता, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होती। बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। तो ओके, सो लेट्स सी द फोर्थ ऑल्सो। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमिनेट ऑप्शन लगाओ तो ए बी तो 1 और 3 में हो सकता है, तो डी भी पढ़ लेते हैं। ओनली केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रोटोन मोटिव फोर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आपको पता है कि केमिकल एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट होती है। तो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैं बताना चाहूँ कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही है पर उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स को। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें, दिस वन बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, ना कि वाटर से ऑक्सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कपलिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अचीव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कपलिंग की बात इन्होंने क्या की है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात की है। अब हमें पता है कि ईटीसी में आपके पास 2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है यूबिक्विनोन, ठीक है, और एक होता है आपका साइटोक्रोम सी। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि अगर आप ईटीसी को देखो तो दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, पहला थर्ड को देता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड थर्ड को देता है, थर्ड से फोर्थ को। अब ये जो आपका ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट से थर्ड, यहाँ पे यूबिक्विनोन यूज होगा, यहाँ पे यूबिक्विनोन यूज होगा और यहाँ पे साइटोक्रोम सी यूज होगा। जो साइटोक्रोम सी है ये मूव नहीं कर सकता होता, ये मेम्ब्रेन में वहीं पे रहता है, लेकिन जो यूबिक्विनोन है ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इट कैन बी हेयर एंड देयर जा सकता होता है। ठीक है, चलिए, और हाँ अगर आपको कॉम्प्लेक्स के नेम्स बताने हों, सो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नेम, तो पहला होता है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेस, सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम होता है हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। Likewise, complex third is cytochrome C reductase and complex 4 is cytochrome C oxidase. So with this, you have revised the complex names, you have revised this also, you have revised the sequence of the electrons which are going. Okay, so let's move to next one without wasting time. The respiratory chain is relatively inaccessible to experimental manipulation in intact mitochondria. Upon disrupting mitochondria with ultrasound, however, it is possible to isolate functional submitochondrial particles which consist of broken cristae that have resealed inside out into small closed vesicles. आगे देखते हैं क्या है, just a minute. तो यहाँ पे ये बोलने की बात कर रहा है, इनसाइड आउट का मतलब आपको पता होना चाहिए।
मेन वही टर्म है। अगर आपको इनसाइड आउट का मतलब पता है तो यू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो एनीवेज लेट्स मूव नेक्स्ट कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हेयर वी गो। तो इन्होंने बोला है इन दीज वेसिकल्स द कंपोनेंट्स दैट ओरिजिनली फेस्ड इन द मैट्रिक्स आर नाउ एक्सपोज्ड। तो होता क्या है, देखो इनसाइड आउट का मतलब, सपोज पहले जो आपका स्ट्रक्चर था वो ऐसे था, अब इनसाइड आउट कर दिया तो अब आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। तो ऐसे जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली चीज़ें से अब आपको बाहर देखने को मिल जाएंगी, यू कैन ऑब्जर्व देम इजीली। तो ये हम स्पेसिफिकली किस लिए करते हैं, दैट इज देयर क्वेश्चन। तो ये हम इसलिए करते हैं टू, it is because it is difficult to manipulate the concentration of small molecules in the matrix of intact mitochondria. Okay, in broken cristae the enzymes and other molecules responsible for electron transport are more active. No, intact mitochondria are more unstable than broken. Obviously not. प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट पॉसिबल। देखो ये भी बिल्कुल एलिमिनेट वाली ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल एलिमिनेट वाली ऑप्शन है। सेकंड और फर्स्ट में यू वेरी वेल नो दैट फर्स्ट इन द आंसर, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन करने से पहले यू मस्ट रिमेंबर अ चार्ट कि अगर आप ईटीसी करते हो तो उसमें इनिबिटर्स कौन से हैं, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो कुछ ऐसा हमारे पास होता है, लाइक दिस। तो ये है ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि अगर ईटीसी चलेगी तो ईटीसी में एंड पे क्या होता है, ऑक्सीजन से वाटर बनता है, तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज होगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले NADH आता है और ADP आता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राफ, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम यहाँ से शुरू हुई है ना, तो ये आपकी ईटीसी को रन करवाते हैं। वैसे ही रोटिनोन आपके पास एक इनिबिटर होता है, ठीक है, अगर आप रोटिनोन डालोगे तो इनिबिट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप सबस्ट्रेट सक्सीनेट डालोगे तो आपकी ईटीसी दोबारा से चल पड़ेगी। वैसे ही अगर आप फर्दर और कुछ इनिबिटर डालते हैं, अमाइटल, आई गेस द थर्ड वन इज आगे हमारा आएगा कि कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनिबिट करता होता है, यस, एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन डालेंगे तो फिर से ईटीसी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड डालोगे तो ईटीसी वहाँ से चल पड़ेगी। तो एंड पे वैसे ही आप अगर ओलिगोमाइसिन डालोगे जो कि एटीपी को इनिबिट करता है तो ईटीसी बंद हो जाएगी। और अगर आप अनकपलर 2,4-DNP डालोगे तो ईटीसी चल पड़ेगी। अब ये क्या सा है हमारा, ये हम देखते हैं। देखो, तो अगर आप रोटिनोन की बात करो, जो रोटिनोन है वो क्या करता है, हमें पता है कि अकॉर्डिंगली 1 से और 2 से ये कहाँ पे जा रहे हैं, 3 पे और 4 से, है ना। तो रोटिनोन क्या करता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करता है। लेकिन अगर आप सक्सीनेट डाल दोगे तो ये तो यहाँ ये वाला प्रोसेस तो चल पड़ा, तो ईटीसी चलती रहेगी। वैसे ही अगर आप एंटीमाइसिन डालते हो तो एंटीमाइसिन क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्या करता है, इनिबिट करता है, और थर्ड से फोर्थ तक जो इलेक्ट्रॉन्स का रूट है उसको रोक देता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो डायरेक्टली फोर्थ को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और इसको बाईपास करके ईटीसी दोबारा से चल पड़ती है। ओलिगोमाइसिन क्या करता है, वो एटीपी सिंथेज को ब्लॉक करता है। अब हमें पता है कि ईटीसी के साथ जो एटीपी बनती है वो कपल्ड मैनर में बनती है। अगर एटीपी जो है एटीसी के बिना नहीं बन सकती, लेकिन ईटीसी एटीपी के बिना चल सकता है। तो अगर इसको अनकपल कर दे तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ईटीसी तो चलता रहेगा। तो इसलिए बाद में एंड पे हम 2,4-DNP डाल देते हैं। तो इसी के बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, सो इन दिस क्वेश्चन यू सी हेयर, फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट पे कौन आएगा। देखो ऑक्सीजन कंजम्पशन आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट पे सबसे पहले ऑक्सीजन की कंजम्पशन इसको डालने से बढ़ गई, मतलब ईटीसी चल पड़ा सबसे ज़्यादा। और वो किस केस में होता है, अगर एडीपी हो या फिर NADH आप डालो। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी दिस ऑप्शन और ये तीनों ऑप्शंस आ जाती हैं। अब देखते हैं, अब साइनाइड का रोल देखो अगर हम साइनाइड को डालते हैं ना तो साइनाइड एकदम से जो रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देता है,
ठीक है। सो अगर एकदम से रिएक्शन स्टॉप होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं होती, लेकिन आप तीनों केस में देख रहे हो कि ईटीसी थोड़ी थोड़ी चल रही है, इट मीन्स देयर इज कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन। सो सेकेंड एंड थर्ड दे कैन नॉट बी ऑप्शन डी, सो दिस इज एलिमिनेटेड।